नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादनम, बहुत बहुत सुस्वागतम। आज हम विसर्ग संधि का जो अंतिम भाग है उसी का वर्णन आपके सामने लेकर आए हैं। विसर्ग संधि का अंतिम जो भाग है उसका नाम है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि अर्थात जहाँ विसर्ग का लोप किया जाता है वहाँ विसर्ग लोप संधि होती है। विसर्ग लोप संधि के कई नियम हैं, उन नियमों के आधार पर हम विसर्ग का लोप करते हैं। ये विसर्ग संधि का जो अंतिम भाग है विसर्ग लोप संधि, ये संधि एक उस जगह उस स्थान पर काम में ली जाती है जहां इसका प्रयोग दिया जाता है। आइए विसर्ग लोप संधि, विसर्ग लोप संधि। ये नंबर 5वें नंबर की संधि है। इसके कई नियम हैं और कई सूत्र हैं। जितने नियम उतने ही सूत्र। ये संधि जो है निम्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। नियम नंबर 1, इसमें किसी भी सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है। नियम के अनुसार इस संधि को हम आज आपके लिए कराते हैं, जिसका नियम है नंबर 1। वो नियम है कि यदि विसर्ग से पहले आवरण दिया, यदि विसर्ग से पहले आवरण दिया हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये इसका पहला नियम। यदि विसर्ग से पहले आवरण दिया हो तो विसर्ग का हम लोप कर देते हैं। जैसे छात्रः गच्छन्ति। देखिए, विसर्ग से पहले इसमें आवरण दिया है। मैंने इससे पहले आपके लिए बतलाया था कि यदि विसर्ग से पहले ए हो तो विसर्ग को उ वर्ण में बदल देते हैं। जो आदिगुण सूत्र से वो वर्ण में बदल जाता है और बाद में यदि ए वर्ण आता है तो इंग पदांतदत्ति सूत्र से बाद वाले ए को अवग्रह चिन्ह में बदल देते हैं। लेकिन विसर्ग से पहले यदि आवरण हो तो वहां विसर्ग का लोप कर देते। इसका ये पहला नियम है। विसर्ग लोप संधि का पहला नियम है कि यदि विसर्ग से पहले आवरण दिया हो तो विसर्ग का लोप कर देते हैं। इसका रूप बना है छात्रा गच्छन्ति। इसी प्रकार से
दूसरा उदाहरण, वालिकः प्लस धावन्ति। विसर्ग से पहले आवर्ण है, विसर्ग से पहले कौन सा वर्ण है? आवर्ण। इसलिए विसर्ग का लोप कर देते हैं। इसका रूप बना वालिका धावन। इसका जो रूप बना है वो बना है वालिका धावन्ति। इसी प्रकार से यहाँ यदि आपको शायद हो सकता है दिखाई देने में समस्या हो, तो मैं इसका जो समस्त पद है वो इसी के नीचे लिख रहा हूं। वालिका धावन्ति। ये इस नियम के उदाहरण। कोई भी उदाहरण ऐसा यदि दिया हुआ है, विसर्ग से पहले यदि आवर्ण दिया हो तो वहां विसर्ग का लोप कर देते हैं। लेकिन यदि विसर्ग से पहले आवर्ण है और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है, तो वहां हम विसर्ग का लोप नहीं करते हैं, वहां हम विसर्ग को सकार में बदलते हैं। क्योंकि वहां जो नियम लगता है वो नियम लगता है सत्व विसर्ग सर्ग। इसलिए ये नियम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो संधि हमने पहले पढ़ी है उस संधि का नियम यदि लगता है तो वहाँ वही संधि काम करती है जिसका अध्ययन हमने पहले किया। नियम नंबर 1। इसके बाद नियम नंबर 2। यदि विसर्ग से पहले एवं और विसर्ग के बाद वर्ण को छोड़कर, यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण और विसर्ग के बाद ए वर्ण को छोड़कर कोई भी अचवर्ण दिया हो तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो और विसर्ग के बाद आकार भिन्न, जो नियम है वही स्थिति है, आकार भिन्न स्वर वर्ण। यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो और विसर्ग के बाद ए वर्ण से अलग यानी आकार भिन्न कोई भी स्वर दिया हो तो वहां हम विसर्ग का लोप करते हैं। लेकिन यदि विसर्ग के बाद ए वर्ण दिया होता, यदि विसर्ग के बाद ए वर्ण दिया होता
तो वहाँ संधि कौन सी होती? आपको पता होना चाहिए कौन सी संधि होती। शाबाश बेटा, संधि होती उत्तव संधि। संधि कौन सी होती? उत्तव संधि। इस बच्चे ने बिल्कुल जवाब सही भेजा है। संधि कौन सी होती? उत्तव विसर्ग संधि, जिसका नियम है, एक सूत्र है, पहला सूत्र है अतो रोरुप लुता दप, दूसरा सूत्र है हसीच। विसर्ग से पहले ए वर्ण और विसर्ग के बाद यदि ए वर्ण है तो वहाँ उत्त विसर्ग संधि होती है। विसर्ग के बाद यदि किसी भी वर्ग का 3, 4, 5 ये वर्ण या हसवर्ण दिए हों तो भी वहाँ विसर्ग का जो भाग है उत्त वो संधि उसमें होती है। लेकिन यहाँ जो नियम है, विसर्ग से पहले यदि ए हो तो विसर्ग को ऊ में बदलते हैं, लेकिन कब? उसके बाद या तो ए वर्ण होना चाहिए या कोई भी हसवर्ण होना चाहिए। यदि ए वर्ण नहीं है और कोई भी वर्ण है, और वर्ण भी कौन सा? अचवर्ण। वर्ण भी कौन सा? अचवर्ण यदि दिया हो तो वहाँ विसर्ग लोप संधि होती है। तो वहाँ कौन सी संधि होती है? विसर्ग लोप संधि। जैसे नर है प्लस वामन कल्प है प्लस ए। नर है प्लस इति, वामन कल्प है प्लस ए। ये दो उदाहरण आपके सामने दिए हुए। इन दोनों ही उदाहरणों में विसर्ग से पहला जो वर्ण है उस वर्ण का नाम है ए वर्ण। उस वर्ण का क्या नाम है? ए वर्ण। लेकिन विसर्ग के बाद दोनों ही उदाहरणों में ए वर्ण नहीं है। अचवर्ण जो होते हैं उनमें एक पहला जो वर्ण है वो है ए वर्ण, ए वर्ण नहीं है। इसलिए यहाँ है आकार भिन्न स्वर, और आकार भिन्न स्वर यदि होता है तो वहां क्या कर देते हैं? विसर्गस्य लोप। वहां विसर्ग का लोप कर देते हैं। ये इसका दूसरा नियम। विसर्गस पूर्वम, विसर्ग से पहले ए वर्ण भवति, विसर्गस्य पश्चात आकार वर्ण को अपि अचवर्ण भवति। ए के अलावा यानी ए वर्ण को छोड़कर अन्य कोई भी अचवर्ण दिया हो तो वहां विसर्ग का लोप कर देते। इसलिए यहाँ इसका रूप जो बनेगा नर, इसका बना है वामन कल्प ए। और भी देखो, सिंह ए, सूर्य ए, तप है ए। इन सभी उदाहरणों में संधि है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि क्यों है? क्योंकि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया है। विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया है, विसर्ग के बाद ए वर्ण को छोड़कर अन्य अचवर्ण दिया। इसलिए यहाँ जो संधि है वो संधि है विसर्ग लोप संधि, अर्थात हम विसर्ग का लोप कर देते हैं। इनका रूप जो बनता है वो बनता है सिंह ए। इसका जो रूप बना
वो रूप बना सूर्य है। इसका रूप बनता है तप है। इस प्रकार से ये दो नियम है। आगे अभी दो नियम और शेष हैं, एक बार फिर से सुने। यदि विसर्ग से पहले आवर्ण दिया हो तो विसर्ग का लोप कर देते हैं। यदि विसर्ग से पहले अवर्ण दिया हो और विसर्ग के बाद आकार भिन्न अचवर्ण दिया हो तो भी हम विसर्ग का लोप कर देते हैं। कोई भी लंबा नियम नहीं है, एक वर्ण याद करना है। विसर्ग से पहले आवर्ण हो विसर्ग का लोप कर देते हैं। विसर्ग के बाद अवर्ण को छोड़कर यदि कोई भी अचवर्ण दिया है तो भी हम विसर्ग का लोप कर देते हैं। इसी में हम ये संधि विच्छेद से हमने समस्त पद का निर्माण किया है। यही नियम अगले दो नियमों में लगेगा। इसका संधि विच्छेद से हमने युक्त पद का निर्माण किया है। अब हमें युक्त पद से संधि विच्छेद भी करना है। जिसका आपको नियम बनाना है वो नियम ये है कि यदि दो पद तुम्हें अलग से, दोनों पद यदि अलग से दिखाई देते, संधि युक्त पद में यदि दो पद दिखाई देते हैं और उनके मध्य में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिया हो तो निश्चित रूप से वो विसर्ग लोप संधि होती है। विच्छेद करते समय, प्लस का निशान लगाते समय, दोनों पक्षों को जोड़ते समय पहले पद के बाद में विसर्ग लगा देते हैं और उसका संधि विच्छेद कर देते हैं। दोनों पद, दो पद यदि दिखाई देते हैं तो पहले पद के बाद में विसर्ग लगाकर उसका संधि विच्छेद कर देते हैं। ये इसके संधि विच्छेद करने का तरीका है। अब इसके बाद आता है नियम नंबर 3 और वो नियम है कि यदि से और एस ये दो वर्ण हैं, से दंतव सकार, से और एस, यदि इन दो वर्णों के बाद विसर्ग दिया हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये तीसरा नियम है। यदि से और एस वर्ण के बाद विसर्ग दिया हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये नियम यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसी में परिवर्तन करता हूं। नियम नंबर 3, से या एस, ये दो सर्वनाम पद हैं। से माने वह पुल्लिंग, एस माने यह पुल्लिंग। से और एस के बाद, से और एस के बाद विसर्ग का लोप हो जाता है। अर्थात यदि से और एस वर्ण के बाद विसर्ग दिया हो तो हम विसर्ग का लोप कर देते हैं। यथा सह कैलाश वाल्क, इसका
रूप बनता है विसर्ग किसके बाद है? से। इसलिए विसर्ग का लोप कर देते से वाल के। मित्रों, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये जो संधि है ये विकल्प की संधि है। विसर्ग लोप जो संधि है ये विकल्प की संधि है। इसमें आपने पढ़ा है, कहीं पर ये पढ़ा है सहवाल, इसका युक्त पद सहवाल के हम बनाते हैं। जब हम वाक्य बनाते हैं वह बालक जाता है, वह बालक जाता है, तो हम इसकी जब हम संस्कृत बनाते हैं सह बालकः गच्छति, सह बालकः गच्छति, इसका हम यूं भी बना सकते हैं विसर्ग को हटाकर से बालकः गच्छति। ये जो संधि है विकल्प की संधि है, इसका प्रयोग करो या ना करो, लेकिन जब हम इसका अध्ययन अलग से अपनी कक्षा के आधार पर करते हैं तो हमें विसर्ग का लोप करना होता है। इसका यदि प्रश्न पूछा जाता है विसर्ग लोप संधि का व्याकरण के प्रश्नों में, तो वहाँ हमें इसका लोप करना पड़ता है, लेकिन वाक्य निर्माण में ये आवश्यक नहीं है। नंबर 2, इस छात्र, इस छात्र, इसका भी रूप बनता है इस छात्र, और जब हम इसका रूप बनाते हैं तो मात्र हमको प्लस का निशान हटाना। ये इसका तीसरा नियम। पहला नियम, विसर्ग से पहले आवर्ण दिया हो तो विसर्ग का लोप कर देते हैं। दूसरा नियम, यदि विसर्ग से पहले अवर्ण दिया हो और विसर्ग के बाद अवर्ण को छोड़कर कोई भी अचवर्ण दिया हो तो विसर्ग का लोप कर देते हैं। नंबर 3, यदि से और इस के बाद में विसर्ग दिया हो तो हम विसर्ग का लोप कर दें। अंतिम नियम, नियम नंबर 4, रकार प्लस रकार और दूसरा है ढकार प्लस ढकार। रे के बाद रेवर्ण दिया और ढे के बाद ढेवर्ण दिया, ये अंतिम नियम है, ध्यान रखना है। रे के बाद रेवर्ण दिया हो, ढे के बाद ढेवर्ण दिया हो तो पहले रे और ढे, पहले रे और ढे, इन दोनों ही वर्णों का लोप कर देते। रे के बाद रे और ढे के बाद ढे वर्ण दिया हो तो पहले रे और ढे वर्ण का लोप कर देते हैं और उससे पहले लगी हुई लघु मात्रा को गुरु मात्रा में बदल देते। ये इसका अंतिम नियम। यदि रे वर्ण के बाद रे वर्ण दिया हो या ढे वर्ण के बाद ढे वर्ण दिया हो तो पहले रे या ढे का, किसका, पहले रे, पहले रकार या ढकार का लोप हो जाता है। और उनसे पहले, किनसे पहले, रकार और ढकार से पहले, उनसे पहले लगी हुई
लघु मात्रा को गुरु मात्रा में बदल देते हैं। ये इसका अंतिम नियम है। यदि रकार के बाद रकार दिया हो, ढकार के बाद ढकार दिया हो, तो पहले रकार या ढकार का लोप कर देते हैं। उससे पहले लगी हुई लघु मात्रा को गुरु मात्रा में बदल देते हैं। लघु मात्राओं की संख्या है 5 और गुरु मात्राओं की संख्या है 8। देखिए, जैसे निर, इसका दूसरा नाम या दूसरा रूप ये भी बन सकता है। निर तेलास रज। रकार के बाद क्या है? रकार। यहाँ जो विसर्ग है ये विसर्ग रकार का रूप है। विसर्ग की 3 अवस्था होती है, विसर्ग, से और रकार। विसर्ग, सकार और रकार। जहाँ इसकी जैसी आवश्यकता पड़ती है उसे हम उसी अवस्था में मान सकते हैं। नियम, यदि विसर्ग से पहले ए और आ से अलावा या ए और आ को छोड़कर कोई भी अचवर्ण दिया हो, तो मैंने नियम आपके लिए लिखा था रुत्र संधि का, तो वहाँ विसर्गस्थ स्थाने रकार भवते, विसर्ग के स्थान पर रेवर्ण होता है जिसका नाम है रुत्र विसर्ग संधि। इसलिए यहाँ विसर्ग को हम रेवर्ण मानते हैं। पहले रे का लोप कर दिया, पहले रे का लोप कर दिया। रकार के बाद क्या है? रकार। पहले रे का लोप कर दिया। इससे पहले लघु मात्रा को, और लघु मात्रा है ई, छोटी ई, जिसे हम बदल देंगे गुरु मात्रा, यानी जिसे बोलते हैं बड़ी ई, नी रज। इसका रूप बना है नीरज। इसी प्रकार से कोई भी उदाहरण अपन ले सकते हैं। शंभु दूसरा रूप है शंभु। कैलाश, राज। रकार के बाद क्या है? रकार। रकार के बाद क्या है? रकार। पहले रकार का क्या कर देंगे? लोप। इससे पहले लघु मात्रा है ओ, इसे किस में बदल देंगे? गुरु मात्रा। तो इसका रूप बना है शंभु राज। शंभु राज। और भी उदाहरण, जैसे विंशति, कैलाश, रुपये काणी, 20 रुपये। रकार के बाद रकार है, इसलिए पहले रकार का कर दिया लोप, तो इसका रूप बना है विंशति रुपये काणी। आगे देखो, जैसे ये शब्द है लिड़ और ये रीड है, यानी लिड़ प्लस है। ढकार के बाद ढकार दिया है तो पहले ढकार का क्या कर देंगे? लो। लघु मात्रा है ई, इसकी गुरु मात्रा होगी बड़ी ई, इसलिए इसका जो रूप बना है वो बना है लीड। इस प्रकार से ये विसर्ग, संधि
का जो पांचवा भाग है विसर्ग लोप संधि या लोप विसर्ग संधि, उसका अंतिम नियम है कि यदि रकार के बाद रकार दिया हो, ढकार के बाद ढकार दिया हो, तो पहले रकार या ढकार का लोप कर देते हैं और उससे पहले लगी हुई छोटी मात्रा को हम गुरु मात्रा में बदल देते हैं। इस प्रकार से ये विसर्ग लोप संधि का अंतिम नियम मैंने आपके लिए किया है। इसका रिवीजन आप एक बार से फिर सुने। यदि विसर्ग से पहले आवरण, मैं यहाँ सारणी के माध्यम से आपको फिर एक बार समझा रहा हूं। यदि विसर्ग से पहले आवरण हो तो विसर्ग का क्या कर देते हैं, लोप। यदि विसर्ग से पहले अवर्ण हो और विसर्ग के बाद आकार भिन्न स्वर दिया हो तो भी हम विसर्ग का क्या कर देते हैं, लोप। क्या कर देते हैं, लोप। यदि से या एस के बाद यदि विसर्ग दिया हो तो भी वहां विसर्ग का कर देते हैं, लोप। अंतिम नियम रे प्लस रे या ढे प्लस ढे, तो भी हम रकार के बाद रकार दिया हो या ढकार के बाद ढकार दिया हो तो भी हम वहां विसर्ग का लोप कर देते। इस प्रकार से ये विसर्ग लोप संधि का पांचवा नियम है, चौथा नियम है। विसर्ग का जहां लोप होता है वहां विसर्ग लोप संधि होती है। इस प्रकार से ये विसर्ग लोप संधि का अध्ययन मैंने आपके लिए किया है। 4 नियम है। विसर्ग से पहले आवर्ण हो तो विसर्ग का लोप कर देते हैं। विसर्ग के बाद अवर्ण को छोड़कर यदि कोई भी अचवर्ण दिया हो तो विसर्ग का लोप कर देते हैं। रकार के बाद यदि रकार दिया हो, ढकार के बाद यदि ढकार दिया हो तो पहले रकार और ढकार का लोप कर देते हैं और उससे पहले लगी हुई लघु मात्रा को हम गुरु मात्रा में परिवर्तित कर देते हैं। से और एस के बाद भी लगे हुए विसर्ग का हम लोप कर देते हैं। इसी क्रम से यह संधि आज इसी स्थान पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।